आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन रोकने की रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, रिट का प्रयोग कर सकती है। यह कथन सही है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है। कथन दूसरा देखते हैं। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये जो है ऐसा नहीं कर सकता है, तो कथन दूसरा गलत है। तो इसमें आप पुट के हिसाब से मिलाते हैं तो केवल फर्स्ट बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो किसी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। आइए विस्तार से समझते हैं कथन एक को। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76(1) के अनुसार महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए। ये भी कंडीशन है। और कम से कम 5 वर्षों तक 5 वर्षों तक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए। यह एक विशिष्ट विशेषज्ञता होनी चाहिए। इस प्रश्न का कथन दूसरा पढ़ते हैं। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये गलत है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और उन्हीं के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। इन पर महाभियोग भी नहीं लगता है, तो सेकंड ऑप्शन इज गलत। तो कोर्ट के हिसाब से मिलान करते हैं तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के एक राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला देखते हैं। एक विधान परिषद में उस राज्य की जो विधानसभा होती है कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये कथन सही है। अगला देखते हैं। अगला कथन। एक राज्य की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये भी कथन सही है। यह दोनों कथन भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने 171 में प्रावधान है। अगर दोनों कथन सही है, कोर्ट के हिसाब से मिलान करते हैं तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है। ये कथन सही है। लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित है। ये भी कथन सही है। एक सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ रहा है। पहला कथन है कि संसद की प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजित किया जा सकता है। सम्मिलित पदों दोनों को मिला करके। ये ऑप्शन गलत है। क्या चाहिए? भारतीय संविधान कथन एक को विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल है 98 के अनुसार संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय के पद होंगे और इनका कार्य जो है, दोनों का कार्य स्वतंत्र रूप से निर्धारित है। इनको एक साथ सृजित नहीं किया जा सकता है, इनके सचिवालय के कार्यों को। अतः सम्मिलित बात कर रहे कथन एक में, तो इसलिए कथन एक गलत है। इसका कथन दो देखते हैं। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ये कथन सही है। तो कोर्ट के हिसाब से मिलान करते हैं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। आसान क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग।
ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के तहत प्रावधान किया गया है। अतः बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पंचायती राज अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये कथन सही है। ये उनके समिति प्रतिवेदन में दिया गया था। उनके प्रतिवेदन में बताया गया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्थान पर उन्होंने क्या रहा था? जिला परिषद एवं मंडल पंचायत, ये द्विस्तरीय की व्यवस्था की गई थी। अतः पहला ऑप्शन इज करेक्ट। आइए हम दूसरा कथन पढ़ते हैं। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को सत्ता का विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए। ये भी इनकी प्रतिवेदन में दिया गया था। अतः दोनों कथन सही है। तो कोड के हिसाब से मिलान करते हैं तो ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है? किसको संबोधित होता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है 124(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य। ये सही है कि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध जो है गवाही नहीं देगा। दोहरे दंड के लिए होने से प्रसिद्ध, यानी एक बी ऑप्शन ये है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा से दंडित नहीं किया जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं यातना के विरुद्ध निषेध, यानी कि प्रतिरक्षा में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके साथ यातना नहीं की जाएगी। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी देखते हैं कायरतर विधि, यानी कि वर्तमान कानून के हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा, पुराने कानून के हिसाब से नहीं। तो इसमें कायरतर विधि जो है आर्टिकल 20 में सम्मिलित नहीं है। तो डी ऑप्शन इज गलत। तो डी ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से कौन सा नहीं सही है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।